चलिए पहली प्रॉपर्टी लिखिए। पहली प्रॉपर्टी लिखिए। वी कैन इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस। हम डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज व्हाट? डॉट एंड क्रॉस। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ऐसा लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी, पहली बात ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले अपन ए क्रॉस बी पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अपन पहले क्रॉस ही करेंगे। अगर आपने पहले डॉट कर दिया तो आगे चीजें डिफाइन नहीं होगी। चीजों के डिफाइन होने के लिए, चीजों के डिफाइन होने के लिए अपन यहाँ पर पहले क्रॉस ही निकालेंगे। बी डॉट सी पॉसिबल ही नहीं है ना, बी डॉट सी स्केलर मिल जाएगा, फिर वेक्टर क्रॉस डिफाइन ही नहीं होगा। तो ब्रैकेट लगे या ना लगे पहले क्रॉस ही निकालना है। ए क्रॉस बी डॉट सी, मैं कह रहा हूं इसका जो डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकता हूं। आई कैन राइट लाइक दिस ए डॉट बी क्रॉस। ये जो डॉट था और क्रॉस था वो इंटरचेंज हो गया। डॉट क्रॉस की जगह डॉट आ गया, डॉट की जगह क्रॉस आ गया। तो क्रॉस को तो पहले करना है तो उसमें ब्रैकेट डाल दिया। अब इसको, अब आप जानते हो कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, सो दिस कैन बी रिटन एज बी क्रॉस सी डॉट ए। पहले क्रॉस वाला लिखेंगे फिर डॉट वाला लिखेंगे, जैसे मैंने डेफिनेशन बोला था ए। ठीक है, अब ए क्रॉस बी डॉट सी, अगर ध्यान से देखो, दिस इज बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी डॉट सी, पहले दो का क्रॉस बाद वाले का डॉट। बी क्रॉस सी डॉट ए, इसको लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी डॉट ए, बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए। ये प्रूफ कर दिया कि बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी और बॉक्स प्रोडक्ट बीसीए सेम है। ध्यान से देखिएगा, ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ए बी सी, ए बी सी इसी साइकिल में चला, बीसीए वो भी इसी साइकिल में चला, और सीए बी वो भी इसी साइकिल में चल रहा है। दिस इज आल्सो इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट सीए बी। ये सभी बॉक्स प्रोडक्ट अगर एक सेम साइकिल में चलेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम, और अगर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस टाइम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कह दे कोई, बोले भाई बॉक्स प्रोडक्ट मान लो एसीबी, क्या होगा? एसीबी जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, ये तो एसीबी रिवर्स ऑर्डर हो गया, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एबीसी। क्या सेम साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो सभी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होगी और ये सब पॉजिटिव वॉल्यूम देंगे। अब एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट कह लूं या बीसीए बॉक्स प्रोडक्ट कह लूं या सीएबी बॉक्स प्रोडक्ट कह लूं, सब सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ये है कि हम डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑर्डर ये रिवर्स ऑर्डर आ जाए, ठीक है, एसी भी आ जाए, एसी भी उल्टा ऑर्डर आ जाए इस डायरेक्शन की बजाय, क्लॉकवाइज घुमा लें अपन, तो फिर ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ एबीसी। चलो की बात यही हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट देखें, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे बढ़िया। जो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट बीसीए प्लस बॉक्स प्रोडक्ट बीसीए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट सीएबी प्लस बॉक्स प्रोडक्ट सीबीए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी, सिंपल सीधा सीधा आपको साइक्लिक ऑर्डर का मूवमेंट देखना है। आ गया? देखो ध्यान से, साइक्लिक ऑर्डर देखो, ए बी सी न्यूमरेटर में ठीक, बी सी ए सेम ऑर्डर, कैंसिल होके वन दे देगा, ठीक है ना, कैंसिल होके वन दे दिया, प्लस बी सी ए, ठीक है, और नीचे सी ए बी, ये भी सेम ऑर्डर,
कैंसिल होके 1 दे देगा, प्लस सी बी ए उल्टा ऑर्डर, और नीचे ए बी सी कैंसिल होके -1 दे देगा। आंसर इज 1। सिंपल सा इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। अगर बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी अगर 0 है, इसका मतलब है ए क्रॉस बी डॉट सी आपका 0 है। एबीसी मान लीजिए तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अब ए क्रॉस बी डॉट सी अगर आपका 0 है, तो आप कैसे इसके बारे में इंटरप्रेट करोगे? तो आप जानते हो कि दो वेक्टर अगर सेम होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ए क्रॉस से 0 होता है। तो अगर मान लो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले दोनों वेक्टर ए और बी सेम हो जाए, ये वेक्टर ए के इक्वल हो जाए, तो ए क्रॉस ए मिल जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये 0 उस समय भी पॉसिबल है जब वेक्टर बी वेक्टर ए के इक्वल है। तो ये केस हो गया कि साहब इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर, तब ये 0, ये वाला केस। दूसरा हो सकता है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के पैरेलल हो जाए या कोलिनियर हो जाए। तो इफ वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर, हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो बाहर निकल जाएगा क्रॉस से, ए क्रॉस से 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो एक और पॉसिबिलिटी है इस तीनों बॉक्स प्रोडक्ट के 0 होने का। ये जो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी है वो कोप्लेनर। अभी कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ? तीनों एक ही प्लेन में है। मान लो इस प्लेन में वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है और यही वेक्टर सी है, तीनों एक ही प्लेन में है। अगर तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 कैसे होगा? देखिए ध्यान से, मोमेंट पे ध्यान दीजिए। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी आपका इस पेन की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना? ए क्रॉस बी इस पेन की डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया? ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये पेन जो है वो इस प्लेन बोर्ड के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन के अंदर कौन मौजूद है? सी मौजूद है। तो ऑब्वियसली अगर इसको मैं इधर मूव कर दूं तो ये जो पेन जो होगा वो सी पे परपेंडिकुलर हो गया। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो ये ऑटोमेटिक पूरा डॉट प्रोडक्ट 0 है। ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो ये प्लेन ऑफ ए और बी भी परपेंडिकुलर है, और उस प्लेन में सी भी मौजूद है। ये वेक्टर को तो फ्री वेक्टर है, पैरेलल मूव कर सकता हूं, पैरेलल मूव करके सी पे परपेंडिकुलर बना दिया। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी सी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर ए बी सी कोप्लेनर है। तो एक्सप्लेनेशन 0 होने का, भाई तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, कोई बॉक्स बनेगा ही नहीं। अरे यार तुम्हारा ये रूम जो 3 डायमेंशन रूम, ये रूम क्यों बन रहा है 3 डायमेंशन? क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके पास वेक्टर ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तभी रूम बनेगा ना। तीनों के तीनों को आप जमीन पे ले लो, तीन तीन स्टिक लो जमीन पे रख दो, कोप्लेनर हो गई। अब बोलो इससे एक आपका बॉक्स बना लो बिना उठाए हुए स्टिक्स को, 3 डायमेंशन बॉक्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब बॉक्स ही नहीं बनेगा तो वॉल्यूम 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम 0। तो अगर ए क्रॉस बी डॉट सी 0 है तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो एबीसी कोप्लेनर हो, या कोई दो वेक्टर इक्वल हो, या कोई दो वेक्टर कोलिनियर। नोट कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी, बॉक्स प्रोडक्ट लैम्डा वेक्टर ए यू वेक्टर बी गामा वेक्टर सी, नथिंग बट लैम्डा म्यू गामा बाहर बॉक्स प्रोडक्ट ए। मतलब बॉक्स प्रोडक्ट में अगर लैम्डा म्यू गामा मल्टीप्लाई हो जाए किसी वेक्टर से तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है? ऐसा क्यों करेंगे तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी नोट कर लो, बॉक्स प्रोडक्ट आई जे के हो जाएगा आई क्रॉस जे डॉट के। और आप जानते हो आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे होता है के, हो जाएगा के डॉट के, एंड के डॉट के इज मॉड के का स्क्वायर हो गया 1। तो बॉक्स प्रोडक्ट आई जे के हमेशा होगा 1।
डॉट प्रोडक्ट आई जे के होगा बेटा आपका। नोट डाउन कर लो प्रॉपर्टीज। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मान लो वेक्टर ए मेरे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3j, वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3j, और वेक्टर सी है c1i प्लस c2j प्लस c3j। दीज आर वेक्टर एबीसी। अब अगर मैं इसका बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी निकालना चाहता हूं, ठीक है, ए क्रॉस बी करो, उसका सी से डॉट करो, तो जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट जो होगा वो ये बनेगा, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए के कोफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू बॉक्स प्रोडक्ट आई। तो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी जो होगा उसका रिजल्ट एक्चुअल में होगा इस वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट, ए को फर्स्ट रो में, सेकंड वाले वेक्टर को सेकंड रो में, थर्ड वाले वेक्टर को थर्ड रो में लेंगे, इनटू बॉक्स प्रोडक्ट आई जे के भी आएगा। ध्यान रखिएगा, इनटू बॉक्स प्रोडक्ट आई जे के आएगा। लेकिन अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में प्रूव किया था कि बॉक्स प्रोडक्ट आई जे क्या होता है, वन होता है, तो वन हो जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट जो बनेगा इसका वो ये बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c, और आईजे की वैल्यू 1 है तो इनटू 1 हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आईजे की जगह कोई और यूनिट वेक्टर होता, मान लो अल्फा बीटा गामा, यहाँ वो यूनिट वेक्टर अल्फा बीटा गामा आएगा, और उसकी वैल्यू अगर 1 नहीं है तो वो क्वेश्चन के अंदर एज इट इज साथ में डिटरमिनेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में एंड तक चलेगा। ठीक है, क्लियर, इसका ध्यान रखिएगा, वो एंड तक चलेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी देखो, इस पे भी क्वेश्चन लेते हैं। तो तीन वेक्टर का अगर अपने को बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है तो आप उनके कोफिशिएंट से बनने वाले जो डिटरमिनेंट होते हैं उनका उनके कोफिशिएंट से जो बनने वाला डिटरमिनेंट होता है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और समझ लो कि मान लो ये तीन वेक्टर से, ध्यान रखना ये एबीसी क्या थे, एबीसी तीन वेक्टर थे। अगर मान लो एबीसी तीन वेक्टर की जगह आपके पास चार पॉइंट हो जाते, सपोज कर लो 4 पॉइंट दे देते आपके, है ना, 4 पॉइंट ए बी सी डी, तो कोप्लेनर होते मान लीजिए, ऐसा कुछ कह देता, तब क्या करोगे, ये चार पॉइंट हो जाएगा ए बी सी डी, अब तीन वेक्टर क्रिएट करोगे ए बी ए सी ए डी, और ये तीन वेक्टर जो क्रिएट होंगे ए बी ए सी और ए डी, इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए अगर कोप्लेनर। ध्यान रखिएगा ये वेक्टर्स हैं एबीसी, तो अगर पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो उससे आप चार पॉइंट दिए हुए हैं, तो चार पॉइंट दिए हुए तो चार पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उससे आप तीन वेक्टर क्रिएट करिए ए बी ए सी ए डी, उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। कोप्लेनर के लिए फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स आर I plus j plus k, comma 2i plus 3j minus 4k, comma 5i minus j plus k and 3i minus 4j plus 9k, 9 बल्कि lambda। These are position vector of 4 points, 4 coplanar points. Less than 5 lambda। ये हमने क्वेश्चन दिया, हमने कहा बेटा ये चार पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो आपको बेटा लैम्डा निकालना। अरे चार पॉइंट के अगर मैंने पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो उससे मैं क्या करूंगा, तीन वेक्टर क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे अब पहले क्रिएट करूंगा ए बी वेक्टर,
डायग्राम बना, सिर्फ ऐसे नहीं बना। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, ये हो गया आई प्लस 2j और -5। फिर क्रिएट करूंगा मैं एसी वेक्टर, तो एसी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा 4i माइनस जे और दिस, तो -2j और ये हो गया 0। तो मैं क्या क्रिएट करूंगा, एडी वेक्टर डी माइनस दिस तो हो जाएगा 2i -5j प्लस लैम्डा -1। अब क्योंकि ये तीन चार पॉइंट पोजीशन में एक ही प्लेन में थे, को प्लेनर थे, तो उससे तीन वेक्टर क्रिएट किए। ये तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए सी और ए डी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 2 -5 4 -2 0 और ये हो जाएगा 2 -5 लैम्डा -1 मस्ट बी इक्वल टू। अब इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। कहां पे ले प्लस माइनस प्लस, ये और बता दो। फर्स्ट रो में ले, फर्स्ट कॉलम में ले, किस रो कॉलम में प्लस माइनस प्लस लेना फायदेमंद होगा, बोलो। किस रो में प्लस माइनस प्लस लेके एक्सपेंड करना चाहिए, सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम नहीं बेटा, थर्ड कॉलम। उसमें दो फायदे हैं। पहला फायदा 0 आ रहा है, कैलकुलेशन कम हो गया। दूसरा फायदा अननोन है, तो अंदर कैलकुलेशन में केवल नंबर का कैलकुलेशन करना है। ध्यान रखना, जहां पे अननोन होता है उसके अलोंग प्लस माइनस प्लस लेके सॉल्व करना चाहिए, या उसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए। हमारा प्लस माइनस प्लस आए या माइनस प्लस माइनस आए, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो अपन ने डिटरमिनेंट में किया था। प्रॉपर्टी की एक डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एक कॉलम में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सम या डिफरेंस में आ जाए, तो उसको अपन छोटे छोटे डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो अगली प्रॉपर्टी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है, मान लो बॉक्स प्रोडक्ट आपके पास ऐसा हो जाए, एबीसी था, एबीसी था, और यहाँ पे मान लो आपके पास जो है डी आ जाए। तो अब ऐसा इमेजिन करो कि इसको आप जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हो। तो यहाँ पे तो एक सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में भी सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे, लेकिन थर्ड कॉलम में ध्यान दीजिए दो दो एलिमेंट आएंगे आएंगे अब जैसे ही थर्ड कॉलम में दो दो एलिमेंट आएंगे डिटरमिनेंट के अंदर, और जैसे डिटरमिनेंट में कॉलम में दो दो एलिमेंट आ गए, तो उसको मैं दो डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी काम कर रही है एक प्रकार से। ये जो होगा, ये इस प्रकार से ब्रेक किया जाएगा, ए बी सी प्लस ए सॉरी ए बी डी, ए बी सी प्लस ए बी डी, इस तरीके से इसको अपन ब्रेक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ए बी सी प्लस ए बी डी। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इसमें बना देता हूं, और तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, यहाँ पे आ गया बी प्लस सी, यहाँ पे आ गया सी प्लस डी, सॉरी बी प्लस सी प्लस। अब मैं कहता हूं बताओ भैया कितना होगा बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक, मैं कह रहा हूं बताइए ये बॉक्स प्रोडक्ट कितने के इक्वल होगा। तो ये कितने बॉक्स प्रोडक्ट के इक्वल होगा कैसे बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। कैसे, यहाँ पे दो एलिमेंट, यहाँ पे दो एलिमेंट, यहाँ पे दो एलिमेंट, तो क्लियर देखा 6 में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा ध्यान से देखो, ए बी सी, ए बी सी प्लस ए बी ए बी ए, देखो ए बी सी, ए बी ए, फिर ए सी सी प्लस ए सी ए
ध्यान से देखिएगा, आखिरी 3 जीरो हो चुके हैं। अब ए को यूज किया, पहले मैंने क्या किया, ए को यूज किया, इसका एक एलिमेंट लिया, इसके दोनों एलिमेंट को यूज करके 2 लिख दिए। फिर जैसे ये दोनों यूज हो गए, इसके एलिमेंट को शिफ्ट करके बी पे ले आया, सी पे ले आया। तो ए को यूज किया, फिर इस एलिमेंट को लेके इसके दोनों केस लिख दिए। अब ये भी दोनों यूज हो गए, ये भी दोनों यूज हो गए। अब ए के साथ और कुछ बने बचेगा ही नहीं। अब बी के साथ चालू, बी को लोगे, इसका एक फर्स्ट एलिमेंट लोगे, इसके दोनों एलिमेंट यूज करोगे, तो बनेगा बी बी सी प्लस बी बी ए, बी बी ए प्लस बी सी सी, बी सी सी प्लस बी सी ए, बी सी ए। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी सी दो सेम जीरो, ये भी दो सेम जीरो, ये भी दो सेम जीरो, ये भी दो सेम बी और बी जीरो, ये भी दो बी और बी सेम जीरो, सी और सी सेम जीरो। तो आपके पास केवल बचेगा बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी प्लस बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए। और एबीसी और बीसीए का साइक्लिक ऑर्डर देखो, यहां भी एबीसी का साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, तो गेट ट्वाइस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो डिटरमिनेंट में अपन ने यूज किया था, कि अगर किसी भी कॉलम में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो उसको हम छोटे डिटरमिनेंट में ब्रेक करते हैं। समझ गए? अब एक बच्चा अगर थोड़ा क्लेवरली चलेगा ना, तो क्वेश्चन को और दूसरे वे से भी कर सकता है। कैसे? तो सर आपने बॉक्स प्रोडक्ट की बात की, यहाँ ए बी है ना, और यहाँ वेक्टर सी नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिखता हूं, बॉक्स प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस 0 इंटू सी, 1 इंटू ए 1 इंटू। फिर इसको लिख रहा हूं 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। इसको लिख रहा हूं 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। ये बॉक्स प्रोडक्ट। और अभी आपने कहा था कि अगर एबीसी को आईजे के में आप लिख देते हो, या आईजे के अलावा किसी और वेक्टर में अगर आप लिखते हो, तो उसको हम डिटरमिनेंट लिख सकते थे। तो मैंने इस वेक्टर को, इस वेक्टर का नाम पी दे देता हूं, इसका क्यू देता हूं, इसका आर देता हूं। वेक्टर पी को मैंने एबीसी में लिख दिया, वेक्टर क्यू को मैंने एबीसी में लिख दिया, वेक्टर आर को मैंने एबीसी में लिख दिया। तो मैं इस वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट 1 1 0 0 1 1 1 0 1 इनटू बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। ये स्टेप समझ में आया सभी को? अरे बेटा, वेक्टर ए को मैं लिख रहा था ना, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री, तो मैंने यहाँ पे वेक्टर आई की बजाय मैंने इसको एक नया वेक्टर मान लिया पी। वेक्टर पी को मैंने लिख दिया 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। मैंने ये भी कहा था कि आप आईजे के लिए कोई दूसरा भी वेक्टर यूज कर सकते हो, यूनिट वेक्टर भी यूज कर सकते हो, वेक्टर भी यूज कर सकते हो। इफ u v w are non-coplanar vector, u v w are non-coplanar vector and p and q are real number, p and q belong to real number, then box product 3u plus pv plus pw minus pv plus w qu and minus 2w, ये कहाँ गया, प्लस qv और qu इक्वल टू 0।
ये है क्वेश्चन। अगली बात ध्यान दीजिएगा कि बच्चा बड़ा घबराने लगता है, बोलते सर यूवीडब्ल्यू आ गया, आईजेके तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे थोड़ी देर पहले मैंने बिना विदाउट आईजेके भी सॉल्व किया था अभी। लेकिन वहां पे ए बी और सी प्लस माइनस में मिल रहा था, तो मैंने बना लिया। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो बहुत ध्यान से देखो, मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के साथ तो उस पूरे को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। लैम्डा म्यू किया था मैंने अभी, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ, अरे डिटरमिनेंट है ना भाई ये डिटरमिनेंट बनेगा। यू मान लो u1i प्लस u2j प्लस u3 के, ये डिटरमिनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? डिटरमिनेंट बनेगा ना। जब डिटरमिनेंट बनेगा तो फर्स्ट कॉलम में से नंबर 3 आएगा हर जगह, 3 कॉमन निकाल लो। सेकंड कॉलम में से p कॉमन निकाल लो, थर्ड कॉलम में से p कॉमन निकाल लो। तो ध्यान से अगर देखो तो कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी दे दी थी कि आपके साथ अगर बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो आप उन कांस्टेंट को बॉक्स प्रोडक्ट से बाहर निकाल सकते हो। इस बॉक्स प्रोडक्ट से क्या बाहर निकलेगा? 3 इंटू पी इंटू पी। इससे क्या निकलेगा? P इंटू 1 इंटू क्यू। इससे क्या निकलेगा? 2 इंटू क्यू इंटू क्यू। तो अब ये पूरा बाहर निकल जाएगा। पहला ब्लेंड हो गया 3PQ। अंदर क्या बचेगा? बॉक्स प्रोडक्ट UVW माइनस कौन निकल गया देखो PQ। अंदर बचेगा बॉक्स प्रोडक्ट BWU माइनस 2Q स्क्वायर बाहर निकल गया। 3PP है ये, 3PP है P स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट WWVU। अब WUV में साइक्लिक ऑर्डर ढूंढो। अब UVW, ठीक, ये भी UVW है क्या? नहीं है ये VWU, तो VWU सही है। अगला देखो WVU, तो WVU ये गड़बड़ है। तो ये WVU, तो ये जो हो जाएगा माइनस टाइम हो जाएगा UVW के। बाकी ये भी UVW है, ये भी UVW है। तो पूरे में से ध्यान से देखो UVW बाहर निकाल दे रहा हूं। प्रोडक्ट UVW मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर अब बचेगा 3P स्क्वायर, ये तो सेम है माइनस PQ, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस 2P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर। तो घूम फिर के पूरी इक्वेशन ये बन गई। भाई अगर वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो बॉक्स प्रोडक्ट से बाहर निकल जाएगा। ये वही बात हुई कि डिटरमिनेंट के किसी भी कॉलम से आपने एक सेम एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब आप ध्यान दो कि अब यहाँ पे UVW आपने जीरो कर दिया। क्या पूछ रहे हो तुम? पहला और दूसरा क्या? हाँ, पहला दूसरा सेम आएगा, तीसरा वाला जो है नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। ओके। अब आप देखिए, हमने पूछा है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू, पी और क्यू किन वैल्यू के लिए ट्रू है? ये नॉन कोप्लेनर है, यूवीडब्ल्यू आर नॉन कोप्लेनर, मतलब ये बॉक्स प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं है लेकिन इनका प्रोडक्ट तो जीरो है, इसका मतलब इसको जीरो होना चाहिए। therefore I can say that 3p square minus pq plus 2q square equal to 0। अब मैं पूछा ये रिलेशन किस p और q की वैल्यू के लिए ट्रू है, या कितनी p और q की वैल्यू के लिए ट्रू है? सोचो क्या करेंगे। हमने पूछा दिस रिलेशन, मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर, सो क्वेश्चन ये दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ p एंड q, ये क्वेश्चन। वन वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, टू वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, नो वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू पता करने का काम करते हैं तो क्वाड्रेटिक बना देते हैं, सो क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो 3p बाय क्यू का होल स्क्वायर देखते हैं क्या होता है, माइनस p बाय क्यू प्लस 2 इक्वल टू 0। तो p बाय क्यू में क्वाड्रेटिक आई, तो समझाने के लिए मैं p बाय क्यू को टी पुट कर देता हूं।
थ्री टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू इक्वल टू 0। अब इसका डी निकाल लेता हूँ। डी क्या निकलेगा, बी स्क्वायर, या इसके रूट निकाल लेता हूँ सीधे सीधे, टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो माइनस बी, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या 1 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो P बाई क्यू की जो वैल्यू होगी वो इमेजनरी होगी, क्योंकि P और Q क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इसका तो क्या आंसर हो गया? क्या आंसर दूं? अरे बोलो क्या आंसर दूं? एबीसीडी में क्या ऑप्शन होगा? हो गया ना काम खत्म। टी की वैल्यू क्या आ गई, इमेजनरी आ गई। और हम कह रहे हैं कि पी और क्यू रियल होना चाहिए था, तो पी अपॉन क्यू इमेजनरी हो ही नहीं सकता था, पी और क्यू रियल है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, नो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, है ना। ऑप्शन क्या हो गया, नो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो ऑप्शन आपका यहां से मिल गया डी। लेकिन बेटा गलत ऑप्शन है, ये बच्चे गलत ऑप्शन। क्वेश्चन कंपटीशन में इसलिए नहीं पूछा गया है। बच्चा भाई, बच्चे यही करेंगे ना भाई, ये मिल गया चलो यहां तक तो ठीक है, प्रॉपर्टी ये लगा लिया, ये जीरो मिल गया। अब पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, जब आप डिवाइड कर रहे थे उस समय आप क्या नीचे ले रहे थे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यही गड़बड़ियां होती हैं। जब हम डिवाइड कर रहे थे तो हम क्या कंडीशन ले रहे थे, क्यू जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट है इमेजनरी उस समय है जब क्यू जीरो की इक्वल नहीं है, और क्यू इक्वल टू जीरो रियल नंबर में शामिल है। तो बहुत ध्यान से देखो कि अगर पी को भी क्यू तो जीरो, अब ले, अब क्यू जीरो लूंगा तब क्या होगा वो सोचो। क्यू जीरो नहीं है तब ये इमेजनरी है, और q इक्वल टू जीरो एक पॉसिबिलिटी है। नाउ इफ q इक्वल टू जीरो, दिस इज ट्रू, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो q स्क्वायर से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी एक केस बचा है जिसपे आपने डिसीजन नहीं लिया, वो है q इक्वल टू जीरो। तो इफ q इक्वल टू जीरो, अगर q जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो p बाई क्यू आप जीरो के अगर इक्वल ले लोगे, ध्यान से देखो, अगर q जीरो के इक्वल ले लोगे तो p भी ऑटोमेटिक जीरो के इक्वल मिल जाएगा। और पी एंड क्यू बोथ बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब पी भी जीरो हो सकता है और क्यू भी जीरो हो सकता है। तो अगर पी और क्यू दोनों जीरो ले लेंगे तो देखो जीरो इक्वल टू जीरो मिल गया। सो दिस इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अपन ने कितने बार क्यू स्क्वायर से ऐसे डिवाइड करके सॉल्व किया, लेकिन डिसीजन लेते समय ध्यान रखिएगा कि बच्चे जब हम क्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये जो रिजल्ट आया है, दिस इज ट्रू फॉर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर Q इक्वल टू जीरो होगा तो भी डिसीजन एक पॉसिबल केस होगा, क्योंकि यहां जो रिजल्ट है ये रिजल्ट तो P और Q जीरो के लिए भी पॉसिबल होगा। उसमें थोड़ी बोला Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्वेश्चन में, उसने बोला Q ऑल रियल नंबर है तो Q कैन बी जीरो। तो अगर Q जीरो ले लूंगा तो ऑटोमेटिक P भी जीरो हो गया। और देखो जब P और Q दोनों को जीरो पुट कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब एक वैल्यू है जीरो और जीरो, जिसके लिए ये रिजल्ट हमेशा ट्रू